आज एआई ने दुनिया को बदल दिया है। केबीसी में भी हमने कुछ बदलने का प्रयत्न किया है। अब उत्तर देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कितना वक्त हो गया, हम सोसाइटी वाले किधर घूमने को ही नहीं गए हैं। 1 साल होने वाला है। हाय आंटी, हाय अंकल। लीजिए आंटी जी, मिठाई खाइए। अरे वाह, मिठाई? किस खुशी में? मैं बहुत दिन से वीजा का ट्राई कर रहा था ना, लग गया। अरे वाह, ये हुई ना बात, मैं डबल मिठाई खाऊंगा। बिल्कुल। अरे रघु, तुम कहाँ जा रहे हो? लो मुंह मीठा करो। थैंक यू। इतनी तेज आवाज, लगता है किसी गाड़ी का टायर फटा है। नहीं नहीं, ये जरूर गोली की आवाज है, और गोली बिल्डिंग में ही चली है। गोली? हाँ। बिल्डिंग में? क्या सर? हाँ? अरे, एक चिट्ठी खोलने के लिए इतना डर क्यों रहे हैं? सर मुझे पता है, पंकज के डरने की वजह। पूर्वी? डेड नानी। पूर्वी, ये क्या है यार? मेरे राज क्यों खोल रही हो? किस राज की बात हो रही है? जरा हमें भी तो सुनाओ। सर पंकज सर कल अपने दोस्त के साथ मूवी देखने गए थे। अच्छा। डेड नानी। और उसी वजह से ये लेटर खोलने के लिए इतना डर रहा है, जैसे किसी आत्मा की चिट्ठी आई हो। ये आत्मा का नाम मत लो सर। उस पिक्चर में भी ना एक आत्मा ही ऐसी लोगों को चिट्ठी भेजती है, इसलिए मेरे हाथ कांप रहे सर। लेटर खोलो और पढ़ो। पंकज, लेटर पढ़ो। पढ़ो। अरे अरे सर, ये तो मेरे दोस्त जतिन का शादी का इनविटेशन है। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। क्या? कहाँ पे? कर्नल शर्मा? जी मैं ही हूँ। मैंने आपको कॉल किया था। आपको पूरा यकीन है जो आवाज आपने सुनी थी वो गोली की ही थी? मेरी पूरी उम्र गन और शॉट्स के बीच में निकल गई है। गोली की आवाज मैं नींद में भी पहचान लूंगा। आप कह रहे थे वो आवाज बिल्डिंग के अंदर से ही आई? 100%। कर्नल शर्मा, आपके बिल्डिंग में जितने लोग हैं सारे यहाँ पे मौजूद है? कोई बाहर तो नहीं गया? गोली चलने के बाद मैंने और हेमंत ने वॉचमैन के साथ मिलकर सारे फ्लैट चेक किए थे। एक फ्लैट का दरवाजा नहीं खुला, फ्लैट नंबर 403। किसका फ्लैट है वो? विक्रांत का। मुझे तो लगता है उसने खुद किसी को गोली मारी है अपने ही फ्लैट में। 1 नंबर का बदतमीज इंसान था वो। आप जरा वो फ्लैट दिखाइए। आइए हेमंत। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ की लाइट अक्सर खराब ही रहती है। वो है विक्रांत का घर। सर, खून? पेंट लग रहा है पंकज। सर, इसने पेंट भी ऐसे किया है जैसे खून लगे। विक्रांत जी के अजीब ही शौक थे सर। आपको कैसे पता? मैं सेम फ्लोर पर ही रहता हूँ। कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है, कुनी अभी भी अंदर हो सकता है। आप लोग जरा पीछे चलिए, तोड़ दो दरवाजा। आइए आइए। आप लोग इधर ही रुकिए, पीछे पीछे। मेरे छोटे से घर में आप सभी का स्वागत है। आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। जिसे आप इतनी जुनून से ढूंढ रहे हैं वो यही है। सर,
ये आवाज यहाँ से आ रही है सर? मुझे मालूम था कि आप लोग जरूर आएंगे, इसलिए तो आपकी मेहमान नवाजी के लिए रुका हुआ था। वरना मेरा बुलावा तो कब का आ चुका है। मेरी आवाज भले ही मेरे गले से नहीं स्पीकर से आ रही है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी मौत की पहेली सुलझा पाएंगे। ये क्या कह रहा है? इसके मौत की पहेली? अंदर देखते हैं। ये तो मर चुका है, हाँ? पंकज, जरा उन लोगों को बुला के लाओ। इसकी आंखें देखो, एकदम लाल है। अरे गोली से मरा है तो गोली का घाव नहीं दिख रहा है कहीं। गोली तो छोड़ो, पूरे शरीर में कोई घाव या चोट का कोई निशान नहीं है। सिर्फ हाथ में ये पट्टी बंधी हुई है, वो भी 2-3 हफ्ते पुराना लग रहा है। सर, जरा देखिए, ये विक्रांत यही है क्या? हाँ, यही तो विक्रांत है। हाँ यही है। क्या हुआ इन्हें? बताते हैं, आप जरा बाहर रुकिए। पूर्वी, इन लोगों को बाहर छोड़ के आओ और घर की अच्छी तरीके से तलाशी लेना। सर आइए आप लोग, चलिए। समझ में नहीं आ रहा कि मौत कैसे हुई। नीचे तो लोगों ने गोली की आवाज सुनी थी, गोली का घाव नहीं है, कोई फोर्स एंट्री भी तो नहीं है। हम ही लोग तो दरवाजा तोड़ के अंदर आए थे और खूनी ने हमारे लिए वहां पे मैसेज भी छोड़ा है। कुछ तो बड़ा चक्कर है यहाँ पे। अभिजीत, क्लेमी, गोली ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि उस गोली की आवाज स्पीकर से आई थी और स्पीकर का वॉल्यूम फुल था। मैंने गोली वाला नकली सुराग सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि तुम लोग यहां आ जाओ। अब आ ही गए हो तो देखते हैं कि तुम्हारी तहकीकात में कितना जोर है और मेरे खूनी तक कितनी देर में पहुंच जाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो बच जाए और मुझे मेरी मौत का इंसाफ ना मिले। सर ये फोन मिला है, पुराने स्टाइल वाला, इसमें कैमरा वगैरह कुछ नहीं। आज के जमाने में हर आदमी स्मार्टफोन यूज करता है, इतना पुराना फोन यूज कर रहा था ये। सर अंदर एक कमरा है जिसे आप लोग देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। दिखाओ सर। सर ये देखिए, ये घर है कि म्यूजियम है? तो 2 मिनट में चक्कर आ रहा है। वो आदमी यहाँ पे रहता कैसे होगा? घर में इतने सारे हथियार, ये गन्स, ये तलवार, कुकरी और ये फांसी के फंदे जैसा रस्सी लटकाया फैन पे। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? कोई घर में इतना सारा ये हथियार कोई क्यों रखेगा? अरे यार, यहाँ देखो, यहाँ तो जहर की भरमार है। सांप का जहर, बिच्छू का जहर और कुछ तो बड़े खतरनाक केमिकल से बनाया हुआ है। घर पे बैठ के जहर बनाता था क्या? इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, टेररिज्म। एक्सप्लोसिव्स बनाने के नुस्खे, RDX एक्सप्लोसिव मैनुअल। ये बिल्डिंग वाले भी कुछ खास पसंद करते हैं इसे। जरूर किसी बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ है, ये बड़ा अपराधी है ये। इसके बारे में पूछते हैं बिल्डिंग वालों से, उनकी नापसंदगी की वजह क्या है।
मैंने अपनी जिंदगी में कई तरह के लोग देखे हैं, लेकिन विक्रांत जैसा अजीब और बदतमीज इंसान कभी नहीं देखा। आंटी, आप खुद तो बड़ी फिट हैं, लेकिन आपके पति की डेथ अभी हार्ट अटैक से हुई थी ना? कहीं उनको भी ऑयली खाना खिला के टिकट तो नहीं कटवा दिया उनका? व्हाट नॉनसेंस! तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया बात करने की? हेमंत, तुम तो विक्रांत जी के फ्लोर में रहते थे? जी सर। काम क्या करते हो तुम? सर मैं टीचर हूँ, कनेडियन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ। विक्रांत से बातचीत थी तुम्हारी? हाँ सर, वो मेरे मकान मालिक थे। अब बहुत ही ज्यादा परेशान था उनसे, कभी भी मेरे घर पर कभी भी आ जाते थे। अरे आप अचानक से अंदर कैसे आ गए? अब अपने घर पे आने के लिए किराएदार से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। ये घर से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मेरी अभी क्लास चल रही है। ये क्लास होती रहेगी। अच्छा, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे लाश को ठिकाने लगाया जा सके। क्या? सुनाई नहीं दिया? अच्छा, ये बताओ कि लाश में से बदबू ना है। हाँ, एक और बात सर, वो उन्हें स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, पर एक दिन मैंने उन्हें बता दिया इंटरनेट के जरिए आप कंप्यूटर पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। बस उसके बाद वो हमेशा कभी भी मेरे घर आ जाते थे। विक्रांत का बर्ताव लोगों के साथ इतना बुरा था कि उसकी बातों से किसी का भी खून खोल जाता था। मेरे पिताजी की मृत्यु के टाइम उसने ऐसी हरकत की कि मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे आप क्यों रो रहे हैं शर्मा जी? आपको तो जश्न मनाना चाहिए। पूरा 3 BHK नाम करके गए हैं बाबूजी आपके। How dare you? How dare you? थैंक शर्मा जी, आप जाइए। तुम कहाँ थे जब विक्रांत का खून हुआ? ड्यूटी पे ही था साहब। ड्यूटी पे थे? जी। कहाँ थे ड्यूटी पे? एक बाहर का आदमी आता है, खून करके चला जाता है, तो तुम्हें पता नहीं चलता है? और CCTV कैमरा नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्यों? पिछले 15 दिन से खराब है साहब। अब मैं अकेला आदमी किधर किधर देखूं? अकेला चौकीदार हूं साहब। और तो और बिल्डिंग वाले दूध सब्जी के लिए भी भेज देते हैं। किसी पे शक है तुम्हें? कौन मार सकता है विक्रांत को? ये तो पता नहीं है साहब। ये जो सोसाइटी वाले लोग हैं उनसे तो काफी नोकझोंक होती रहती थी उसकी। इनमें से किसी ने मार दिया हो तो? नहीं साहब, ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन 1 महीने पहले की बात है साहब। एक रात विक्रांत साहब ऑटो में आए, थोड़ी पी रखी थी, उनका हाथ टूटा हुआ था। मैं उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो सर आपका हाथ कैसे टूट गया? एजेंट मैक मेरी किसी दिन जान ले लेगा। एजेंट मैक? इस नाम के बारे में किसी को बोला ना तो तेरी जान ले लूंगा। ठीक है, वेट करो बाहर। ठीक है सर। एजेंट मैक? है कौन ये एजेंट मैक? ये है जायरोफॉर्म का छोटा भाई। देखा क्या कहा था कार की मैंने? इन लोगों को जब भी किसी केस में मुसीबत होती है एक आदमी की याद आती है और वो है डॉक्टर सालुखे। अरे सर,
याद तो हमें किसी दूसरे फॉरेंसिक डॉक्टर की आती है। हाँ। मतलब क्या करें हैं? फिलहाल इसी चेहरे से काम चलाना पड़ रहा है, मजबूरी है। यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं डॉक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। इनका कहने का मतलब वो नहीं था। हम ये सोच रहे थे कि ये विक्रांत मरा कैसे। केमिकल पॉइजनिंग। केमिकल पॉइजनिंग? यस सर, जाइरोप्रोफॉर्म नाम के एक केमिकल से। कौन सा फॉर्म? जाइरोप्रोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना पंकज, जिसको सुंघाने से आदमी बेहोश हो जाता है, बस वैसे ही ये है जाइरोप्रोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म से भी 100 गुना ज्यादा जहरीला होता है। ये देखो, देखो इसकी आंखें कैसे लाल हो गई हैं एकदम। ये इसी केमिकल का असर है। इसकी आंखों की ब्लड वेसल्स एकदम फट गई, खून आंखों में आ गया और इसीलिए लाल हो गई। यार ये केमिकल जाइरोप्रोफॉर्म अगर इतना खतरनाक है तो आसानी से मिलता भी नहीं होगा। हाँ, नहीं मिलता बॉस। मतलब सर बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इसे खरीदते और बेचते होंगे। फिर तो इसकी लिस्ट बनाना आसान है। अवनी? जी सर, मैं पता करके आती हूँ। डॉक्टर साहब, ये जहर विक्रांत को दिया कैसे गया? मेरा मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, रुमाल में क्लोरोफॉर्म डाल के सुंघाते हैं और बेहोश करते हैं, वैसे या किसी और तरीके से? ठीक बिल्कुल वैसे ही दिया गया था दया सर। और ये रहा वो रुमाल जिसपे जाइरोप्रोफॉर्म लगा हुआ था। रुमाल पर AM लिखा हुआ है। सर, इस AM का क्या मतलब हो सकता है? मैं बताऊं सर, ये खून ना सुबह में हुआ था, इसलिए AM लिखा है। अगर रात में हुआ होता तो PM लिखा होता, है ना सर? AM का मतलब है एजेंट मैक। एजेंट मैक ये नाम विक्रांत की बिल्डिंग के चौकीदार ने हमें बताया था। एजेंट मैक। सर, सर सब जगह चेक कर लिया, सारे क्रिमिनल डेटाबेस चेक कर लिए। इस एजेंट में का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सर, हाँ दया, अभी इंटरपोल से भी बात हुई। उनका कहना है कि एजेंट मैक के बारे में कोई जानकारी नहीं होनी। अच्छा, ये विक्रांत, उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है सर। सर मिल गया। ये देखिए सर, एक सोशल मीडिया साइट पे झारखंड के किसी आदमी ने इस किताब का जिक्र किया है, एजेंट मैक। एजेंट मैक किताब है? कैसी किताब है ये? सर, ये एक ऐसे अंडरवर्ल्ड मुजरिम के बारे में है जिसने अपने खुद के किए हुए अपराध इस किताब में लिखे हैं। राइटर कौन है? राइटर का नाम मेंशन नहीं है सर, सिर्फ अज्ञात लिख रहे हैं। अज्ञात, एनोनिमस। प्राइवेट नंबर से मैसेज। पंकज, ईमेल देख, ईमेल। सर, सर, सर विक्रांत ने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा है, कह रहा है ईमेल चेक करो। अच्छा भाई चेक करो ना। सर, एजेंट मैक के ईमेल से एक वीडियो आया। तो खोलो वीडियो। तहकीकात कैसी चल रही है आपकी? मुझे पहले से ही पता था कि CID के इतिहास में ये पहला केस होगा जिसे CID सॉल्व नहीं कर पाएगी ना। खैर, आप तो एजेंट मैक पर फोकस कीजिए। अगर उस किताब के लेखक को आपने ढूंढ लिया तो समझ लीजिए मेरे खूनी तक पहुंच जाएंगे आप। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप कर पाएंगे, पर वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। IP एड्रेस चेक करो। सर, ये तो कोई VPN सर्वर से आया है। VPN? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? जी सर। इसे तुम ट्रेस भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इस एजेंट मैक की किताब के राइटर का पता नहीं, मगर पब्लिशर का तो पता है हमारे पास। वही हमें पता बताएगा इस एजेंट मैक के राइटर का।
शू मैडम सेब ले लो मैडम, नहीं, कश्मीरी नहीं, सेब है अरे- मैडम, बहुत मीठे हैं। अरे मैडम भैया मैं ये नहीं खाती हूँ, अनार ले लो मैम। मैं सिर्फ ऑर्गेनिक खाती हूँ। आपको ऑर्गेनिक पता है ना? पक्का यही किताब के पब्लिशर है? हाँ सर, हॉट पेपर पब्लिशिंग हाउस इसी का है। ओ नो, आज भी खाली। ये एजेंट मैक तो मुझे मरवा के ही रहेगा। आप हटो यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारे कपड़े और पर्स। हटो यहाँ से। हथकड़ी क्या चाहिए? है? सरकारी ब्रांड वाली? हाँ? हथकड़ी? अगर नहीं चाहिए तो एजेंट मैक का पता बता दो। एजेंट मैक? ओए, ओह माय गॉड, अरे, 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 अरे। ओह माय गॉड। जगाओ इसको। मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ? गॉड, यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों हो रही है? एसी ऑन नहीं है क्या? अच्छा, नाउ आई गॉट इट। ये ना एजेंट मैक की फैन फेस्टिवल है, राइट? ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। मतलब आप लोग एजेंट बैक के इतने बड़े फैंस हो कि पूरा सीआईडी का सेटअप लगा दिया। एंड वो गन्स, वाओ, दिस इज सो क्यूट यार। बट एक ही प्रॉब्लम है, आप लोगों की ये फैंसी ड्रेसेस एजेंट मैक के थीम से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। आप लोगों को क्रिमिनल की फैंसी ड्रेसेस पहननी चाहिए। Am I right? और तुम हैंडसम? क्या बात है बॉस, हैंडसम बोल रही है तुमको? तुमको बोल रही है? तुमको बोल रही है? Excuse me. अगर आप ना नकली दाढ़ी मूंछ भी लगाते ना तो और भी हैंडसम क्रिमिनल लगते। देखिए मैडम, पर एक बात बताओ, आप सब लोग क्लीन शेव हो रखे हो, पुलिस ऑफिसर्स के जैसे। What? क्या हो रहा है यहाँ? और आप इतनी लेट आए हो फैन मीटिंग में। मेरे टाइम की किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, जिसको मेरे साथ सेल्फी लेनी है जल्दी ले लो। मुझे मैनिक्योर कराने जाना है। प्लीज कम ऑन, लेट्स मेक इट फास्ट। मैडम, ओह माय गॉड, आप लोग सच में सीआईडी से हो? जी हाँ, ये कोई नाटक कंपनी नहीं चल रही है कि हम लोग दाढ़ी मूछ लगा के आए। असली सीआईडी वालों को मुझसे क्या काम? एजेंट मैक की नॉवेल्स तुम्हारी पब्लिशिंग कंपनी प्रिंट करती है ना? अब हाँ, वो हमारी कंपनी की सबसे कामयाब फ्रेंचाइजी है। एंड यू नो व्हाट, अब तक एजेंट मैक की 150 सक्सेसफुल किताबें छप चुकी हैं। 150 किताबें? हाँ, आप कोई भी रेलवे स्टेशन जाओ, कोई भी बस स्टैंड जाओ, हजारों कॉपियां बिकती है उसकी। और ये सारी की सारी 150 नॉवेल्स में अपराधों के बारे में लिखा है? हाँ, इसमें होता क्या है कि एक हैंडसम सा अपराधी अपने दुश्मनों को एक एक करके मौत के घाट उतारता है। लगता है आप एजेंट मैक की बहुत बड़ी फैन है। तो जरा राइटर का नाम भी बता दीजिए, कौन है ये जनाब? कैसे बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता उसका नाम क्या है? मुझे वो आत्मा बन के वीडियोस भेज रहा है। आत्मा बन के? बस हो गया है नाटक। जिस ऑथर का नाम तक मालूम नहीं, उसकी 150 किताबें छापते हो, हम विश्वास करें इस पर? आई नो कि ये बात बहुत ही अजीब है और यही सच है। ठीक है, तो वो अपनी कहानियां तुम तक पहुंचाता कैसे है? मेल करता है? अरे नहीं, मैं आपको बताती हूँ। वो ना ये सारी कहानियां अपने हाथों से कागज के ऊपर लिख के एक लेटर बॉक्स में छोड़ता है। आज आफ्टरनून में भी मैं वो ही लेने गई थी जब आप लोग वहां से मुझे यहाँ ले आए हो। लेटर बॉक्स तो खाली था, कुछ था नहीं उसमें। वही तो बात है, पता नहीं क्यों इस बार उसने इतनी देर लगा दी कहानियों में।
उसने इन किताबों से अब तक करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। करोड़ों रुपए? तो ये जो पैसे हैं वो कौन से बैंक अकाउंट में जाते हैं? अब पैसे तो मैं उसे कैश में ही देती हूँ। I mean, उसकी ये शर्त थी कि वो पैसे कैश में ही लेगा। अभी आपने कहा कि आपने उसका चेहरा नहीं देखा, तो फिर जब वो पैसे लेने आता है तो उसकी शक्ल नहीं देखी आपने? अरे पैसे लेने तो उसके गुंडे आते हैं मेरे ऑफिस में। गुंडे? कौन है वो? उनके बारे में कुछ बताइए। वो बिल्कुल डिओड्रेंट नहीं लगाते, यक। और उनसे रसोई के मसालों की स्मेल आती थी। तुम्हारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा है ना? ऑफ कोर्स। इनके ऑफिस में जाकर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक करो, पता लगाओ ये गुंडे हैं कौन। यस सर, आइए। हाँ हाँ, चलिए। अब बाय हैंडसम, बाय एवरीबॉडी। सर, सर उन लोगों के नामों की लिस्ट आ गई है जिन लोगों ने जाइरोप्रोफॉर्म केमिकल खरीदा या बेचा है। कोई खास नाम? यस सर, ये देखिए। तो ये जनाब है। अरे वाह, फर्नीचर बदल रहे हो क्या भाई? हैं? दिवाली की तैयारी कुछ जल्दी नहीं शुरू कर दी तुमने? अरे नहीं सर, वो अब दिवाली भी कनाडा में मनाई जाएगी और होली भी। लेकिन आप यहाँ कैसे? विक्रांत जी का कातिल पकड़ा गया है क्या? बस उसी को पकड़ने आया हूँ। क्या मतलब? ज्यादा भोले मत बनो, समझे? नीचे रखो, चलो बाहर निकलो आप लोग। सर उनको क्यों भेजा है? 1 मिनट, चलिए बाहर निकलिए, जाइए बाहर। सर आपने उन्हें क्यों भेज दिया? मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ, 2 दिन में मेरी कनाडा की फ्लाइट है। तुम्हारी फ्लाइट अब लैंड करेगी जेल के अंदर, और उस फ्लाइट का पायलट हूं मैं। और ये है तुम्हारी फ्लाइट का बोर्डिंग पास। पहचाना इसे? नहीं सर। ये जाइरोप्रोफॉर्म केमिकल की रिसिप्ट है जो तुमने ऑर्डर किया था इसे ऑनलाइन, यहाँ इस घर के एड्रेस पे। और इसी केमिकल से विक्रांत की मौत हुई है। अब बताओ, कन्फेशन यहाँ करना है या ब्यूरो ले चलो? सर ये सब सच है, ये सारे केमिकल्स मैंने ऑर्डर किए हैं विक्रांत जी के कहने पे। सर ये सब मैंने वेब से किया, और भी बहुत सारी ऊट-पटांग चीजें थी जो मैंने ऑर्डर की थी। सर आपको पता ना आपको उनके घर पे क्या क्या मिला है? वो इलीगल सामान, हथियार, वो सब मैंने ही ऑर्डर किया है सर। ये इलीगल चीजें मंगवाना गुनाह है, मालूम है ना तुम्हें? पढ़े लिखे समझदार आदमी लगते हो, कोई कुछ भी बोलेगा मंगवा दोगे तुम? सर मैं क्या करता, मेरे मकान मालिक थे, ऊपर से खड़ूस भी। क्या पता कब मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते। मजबूर था सर, इसीलिए मैं वो जो कहते थे मैं ऑर्डर करता था। अरे तो तुमने क्यों मंगाया? वो भी तो मंगवा सकता था ना? सर मैंने आपको बताया था कि उनको ये इंटरनेट, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इन सब की कोई जानकारी नहीं थी। ये सारे काम मैं ही करता था उनके लिए। अच्छा, कभी पूछा नहीं तुमने कि ये जो सारा सामान मंगाया उन्होंने, उसका क्या करते हैं वो? पूछा ना सर, कहने लगे मुझे जानना है कि ये केमिकल्स इंसानों पर क्या असर करते हैं। और केमिकल इंसानों पे क्या असर करता है? क्या, कैसे कैसे टेस्ट करता था? किस पे टेस्ट करता था वो? खुद पर सर। खुद पे? और जब वो ये टेस्ट करते थे ना, तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं पूरे टाइम उस प्रोसेस में उनके साथ रहूं। समझ गया ना क्या करना है तुम्हें? विक्रांत जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे इन सब चीजों से दूर रखिए, डर लगता है मुझे। कनाडा जाना है ना? चल, आज रात मेरे ऊपर नजर रख, तेरे अगले महीने का किराया माफ। और हाँ, अगर मुझे कुछ भी होता है या मुझे सांस आनी बंद होती है तो पता है ना तुझे क्या करना है? एम्बुलेंस को कॉल करना। ठीक है, अभी के लिए मान लेता हूं कि तुम बेकसूर हो, लेकिन जब तक गुनहगार पकड़ा नहीं जाता, यहां से कहीं बाहर जाना मत। सर प्लीज सर, ऐसे मत करो सर, 2 दिन में कनाडा की फ्लाइट है मेरी। फिक्र मत करो, कुछ ही वक्त की बात है। खून ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा सीआईडी से। प्लीज कम, आइए आइए। गॉड,
आप लोगों को पता है हमारे ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चलता है। हैव अ लुक जेंटलमैन, ये लीजिए जेंटलमैन। जेंटलमैन मुझे बुला? तुम्हें नहीं, दया सर को। आए बड़े। कोई जरा पॉज करने से। मैम जरा वो रजिस्टर लेके आना जिसमें वो पैसों के ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं एजेंट मैक के साथ। मैं अभी लेके आती हूँ। प्लीज लेकर। ये क्या? कोई जरा पॉज करने से। ये तो पिंटू है। ये लीजिए, इसमें है वो सारे कैश रिकॉर्ड्स जो मैंने एजेंट मैक के लिए दिए थे उन गुंडों को। थैंक यू। थैंक यू मैम, आप जा सकती हैं, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। बाय। थैंक यू सर। पूर्वी सर। इसने तो कई बार बहुत सारे पैसे दिए हैं एजेंट मैक के गुंडों को। हाँ सर। क्या सीआईडी के सर्वर पे अलर्ट आया है? हाँ, एजेंट मैक ने पंकज को ईमेल भेजा है। पंकज को, हाँ, तो पंकज का जरा चेक करो ईमेल। पंकज मेल चेक करो अपना। एक मिनट सर। हाँ। अरे सर, ये एजेंट मैक को देख लो, नहा धो के पीछे पड़ गया है। मेल पे मेल करे जा रहा है। मेल ओपन करो जल्दी। तुम सीआईडी वाला से बहुत नाराज हूं मैं। स्क्रीन शेयर करो एसीपी सर के साथ। इतना मामूली सा केस सॉल्व नहीं कर पाए तुम लोग। वो कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। वही हाल है तुम लोगों का। कैसे लड़ोगे आतंकवादियों से? कैसे करोगे देश की रक्षा? पता, मुझे लगता है कि तुम लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अरे तुमसे अच्छा तो मेरा एजेंट मैक है। सर, जो कोई भी है ये एजेंट मैक, ये हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। हमें यहाँ पे लीड मिली है सर, पिंटू दादा की। ये पिंटू दादा तो वही है ना जिसे तुमने गिरफ्तार किया था। वो तो कह रहा था कि सजा काट के सुधर गया है। और सर मैं जानता हूँ ये पिंटू दादा कहाँ मिलेगा। बस तो फिर दया, उठाओ उस पिंटू दादा को, वही हमें लेके जाएगा एजेंट मैक तक। अरे ये तो पिंटू दादा का अड्डा हुआ करता था, लगता है इसने होटल खोल लिया। ये दोनों वेटर वही है ना, सीसीटीवी वाले गुंडे जो एजेंट मैक का पैसे लेने आए थे नीना से। हाँ वही है सर। जरा देखो। तो तुम लोग एजेंट मैक का पैसा लेने जाते थे ना वहाँ नीना के ऑफिस से? हम तो बस पिंटू दादा के कहने पर पैसा लेने जाते थे। अच्छा, ये वेटर के काम के साथ साथ ये वसूली का काम भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने? वो हमें उन पैसों में से 10% हिस्सा देते थे। ओह। नीना, नीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछा कर रही थी क्या हमारा? एक्चुअली वो क्या है ना कि मैं अपनी अगली किताब आप लोग इस केस को कैसे सॉल्व करते हो ना उसके ऊपर पब्लिश करना चाहती हूँ। और जासूसों की थोड़ी बहुत जासूसी के लिए तो क्या बुराई है। और हाँ, मैंने कहा था ना कि इन लोगों से रसोई के मसालों की स्मेल आती है क्योंकि ये हर वक्त इस रेस्टोरेंट में काम करते हैं, इसलिए वो स्मेल आती है। अब इतना दिमाग तो मुझ में भी है। हाँ नीना जी, आप वापस अपने ऑफिस जाइए, इस किताब के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके? सच में पक्का? हाँ प्रॉमिस ना? हाँ ठीक है, जाइए। ये पिंटू दादा कहाँ है? बुलाओ उसे। साहब वो तो रोज सुबह 7 बजे तक आ जाते थे, पर आज पता नहीं क्यों नहीं आए। हाय। अरे
नीना जी, आप फिर आ गई? आप इनसे पूछिए ना कि एजेंट मैक अपनी अगली कहानी कब देगा। मेरा बहुत ही नुकसान हो रहा है, प्लीज। आप मैक दादा की बात कर रही हो ना? तुम एजेंट मैक को जानते हो? हाँ साहब, वो पिंटू दादा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो नीना जी, आप प्लीज जाइए अपने ऑफिस में, हम जो भी है बाद में बात कर लेंगे, है ना? पक्का प्रॉमिस? हाँ, अब जाइए। ठीक है, बाय। पंकज, काम पे ध्यान दो। सॉरी सर। ये एजेंट मैक दिखता कैसे है? कोई फोटो है तुम्हारे पास मोबाइल पे? साहब हमने उन्हें कभी देखा नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि वो पिंटू दादा का बहुत अच्छा दोस्त है? क्योंकि पिंटू दादा हमेशा मैक दादा की कहानियां सुनाते थे कि कैसे मैक दादा अपने दुश्मनों का खून करते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ भी नहीं पाते। और पिंटू दादा ने मैक दादा को अपनी कहानी सुनाई थी सीआईडी की, कि कैसे दया सर ने और पंकज सर ने उन्हें पकड़ा था, और पंकज सर तो उन दोनों के फेवरेट भी हैं। ओह, तभी ये सारे मैसेजेस तुमको आ रहे हैं। तुम उसके फेवरेट जो ठहरे, क्यों? ये पिंटू दादा और एजेंट मैक ये कब और कहाँ मिलते थे? ये एजेंट मैक कभी आया था क्या होटल में? यही मिलते हैं ना, लेकिन हर फ्राइडे की रात को रेस्टोरेंट बंद होने के बाद, क्योंकि मैक दादा नहीं चाहते थे कि कोई भी उनका चेहरा देखे। वो मिलकर बातें भी करते थे और शराब भी पीते थे। जरा एड्रेस देना इस पिंटू दादा का। पिंटू दादा, उठो। ओए, पिंटू, तू मर चुका। क्या? इसकी आंखें देखो, लाल है, ठीक वैसे जैसे विक्रांत की थी। सर लगता है इस पे भी वही केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, जाइरोप्रोफॉन। एग्जैक्टली। एक काम करो, ये सारी चीजें फॉरेंसिक भेजने का इंतजाम करो। तो बॉडी चेक करो उसकी। सर। वेल, लॉक्ड है। नो, खुल गया। देखते हैं इसके फोन में एजेंट मैक या मैक दादा का कोई नंबर स्टोर है क्या? हाँ, स्टोर्ड है, एजेंट मैक। अरे, तो ये है एजेंट मैक। सर, ये एजेंट मैक निकलेगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एजेंट मैक। अभिजीत, ये केस दलदल की तरह धंसते ही जा रहा है। पहले विक्रांत मारा गया, फिर बिल्कुल उसी तरह पिंटू भी मारा गया, जाइरोप्रोफॉर्म केमिकल का इस्तेमाल करके। सर, पिंटू को भी इस एजेंट मैक ने मारा है और विक्रांत को भी। ये समझ में नहीं आ रहा कि एजेंट मैक है कौन? है कौन? सर, हाँ, एजेंट मैक मर चुका है सर। क्या? हाँ, एजेंट मैक का लेखक कोई और नहीं सर, विक्रांत ही था। ये 150 किताबें उसी ने लिखी है। तभी नीना को इस महीने नई कहानी नहीं मिल रही है। और ये पिंटू का फोन है सर। इसमें पिंटू ने एजेंट मैक के सामने विक्रांत का फोटो जो है स्टोर करके रखा हुआ है, और इसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स है विक्रांत और पिंटू के। अच्छा, तो ये बात है। हमें जो विक्रांत के घर में से ड्रग्स, केमिकल, जो हथियार मिले, वो उसने अपने कहानियों पर रिसर्च करने के लिए इकट्ठे किए थे। और जो वॉचमैन से वो कह रहा था कि एजेंट मैक उसकी जान ले लेगा। एजेंट मैक मेरी किसी दिन जान ले लेगा। उसका शायद ये मतलब था कि ये काम का बड़ा बोझ है उसके सिर पे। ओवरवर्क लोगों की तरह शिकायत कर रहा होगा सर। तुम ओवरवर्क तो? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो रहा है। इस विक्रांत ने पिंटू के साथ इसलिए दोस्ती की ताकि पिंटू से अंडरवर्ल्ड की कहानियां सुनाए और उन असली कहानियों को एजेंट मैक अपनी किताबों में इस्तेमाल कर सके। करेक्ट। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, ये विक्रांत और पिंटू को मारा किसने? सर, मोटिव का पता चल जाए तो शायद खूनी तक पहुंचा जा सकता है। मुझे तो वो नीना लगती है सर, बहुत टेढ़ी है वो। नहीं पंकज, इस नीना को लाखों करोड़ों की कमाई हो रही थी एजेंट मैक की किताबों से सर। अगर इन दोनों की मौत से किसी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो उसी को हुआ है। मतलब खूनी जो कोई भी है हमारे आसपास घूम रहा है, इसे हम देख के भी नहीं देख पा रहे हैं। अरे बाप रे, एक और ईमेल उस एजेंट मैक की आत्मा का। आप सबको आपकी नाकामी मुबारक हो।
मुझे तो पहले से ही पता था कि सीआईडी से ये केस सॉल्व नहीं होगा। तो देखो वही हुआ। अब तक तो पिंटू भी मर चुका होगा और आप उसे बचाने में नाकाम रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, इस केस के सारे पत्ते मैं खोल देता हूं। वो क्या है ना, बोर हो चुका था ये आपराधिक कहानियां लिखते लिखते। बहुत पैसा कमाया था, लेकिन जिंदगी में एक अकेलापन, खालीपन था। तो सोचा कि कुछ धमाकेदार किया जाए। इसीलिए इस केस का पहला विक्टिम मैंने खुद को बनाया और इसमें थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए मैंने पिंटू की शराब में जहर मिला दिया था। अलविदा। सर ये तो खून का केस है ही नहीं, ये तो आत्महत्या का केस है। नहीं पंकज, इस वीडियो में गड़बड़ है इस वीडियो में। याद है साळुंखे ने साफ साफ कहा था कि विक्रांत को जहर वाला रुमाल सूंघा कर मारा है, सूंघा कर। मतलब सर कोई तो है जो इस खून को आत्महत्या का नकाब पहनाकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। अब रही बात उन पैसों की, लेकिन अब वो पैसे गए कहाँ? नीना की डायरी देखते हैं, शायद उसमें हमें कुछ मिल जाएगा। माय गॉड, नीना ने विक्रांत को 5 करोड़ रुपए दिए हैं इस एजेंट मैक की नॉवेल्स के बदले में। मतलब सर ये सारा मामला पैसों का है। खूनी सारे पैसे लेके फरार हो गए और हम उसके पीछे ना जाएं, इसलिए वो हमें यकीन दिलाना चाहता है कि ये सारा मामला सुसाइड का है। मतलब सर ये वीडियो भी नकली है? वो विक्रांत की आत्मा, सॉरी विक्रांत नहीं है। पंकज, विक्रांत के घर पे जो हमने ऑडियो मैसेज सुना था, उस पे खूनी ने सीआईडी का जिक्र ही नहीं किया था, बल्कि उसके बाद में जो वीडियोस मिले उसमें सीआईडी का बार बार जिक्र किया था। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि उसे लगा था कि कंप्लेंट जाने पर लोकल पुलिस आएगी, मगर कर्नल शर्मा ने फोन किया था सीआईडी को और हम वहां पहुंच गए। उसके बाद हर वीडियो को एडिट किया। जहां जहां सीआईडी का नाम इस्तेमाल हुआ है वहां वहां उसने विक्रांत का चेहरा नहीं बल्कि उसका हाथ या पैर का शॉट लगाया है। सीआईडी के इतिहास में ये पहला केस होगा। मतलब कमाल की एडिटिंग की है। पंकज, खूनी ने किसी बहाने से विक्रांत से वो मैसेज रिकॉर्ड करवा लिए और जब हमें वो वीडियो मैसेज भेजे थे ना, तो एडिट करके भेज दिया। प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो फंसना ही था। और रही बात उस 5 करोड़ रुपयों की, बस उस पैसों का पता लगाओ तो वही सुराग हमें उस खूनी तक ले जाएगा। अच्छी तरीके से तलाशी लो इस पूरे घर की। वो पैसे विक्रांत ने यहीं कहीं छुपा के रखे होंगे। आप ये देखिए सर। अरे ये सारे नोट्स, ये सारे पैसे तो यही हैं। तो उन दोनों का खून क्यों हुआ फिर? सर शायद सही मौके की तलाश में होगा पैसे उड़ाने के लिए, और उससे पहले हम पहुंच गए। अरे ये क्या? सिर्फ ऊपर का नोट असली है, बाकी सब नकली। लोमड़ी का दिमाग लेके पैदा हुआ ये मुजरिम। इस केस में हर बाजी शतरंज की 2.5 चाल चली है उसने हमारे साथ। मगर इस शतरंज की बाजी की आखिरी चाल हम चलेंगे। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें नकली नोट भर के असली नोट लेके गया कौन? एक ही तो है जिसे पैसों की कुछ ज्यादा जरूरत है और जिसके पास देश से बाहर जाने का वीजा भी है। अरे भाई साहब, इस केस में ऑलरेडी 2 दरवाजे तोड़ चुके हो, थोड़ा तो वेट करिए ना भाई साहब।
अरे सर, आप लोग यहाँ फिर से? खूनी मिल गया क्या? क्या यार, बहुत बोर करते हो भाई। सेम एक्सप्रेशन वही है तुम्हारा, गरीब मजबूर वाला। और हमेशा की तरह वही घिसा पिटा डायलॉग, खूनी पकड़ा गया क्या, तुम लोग यहाँ कैसे हैं? अरे सामान वामान पैक है, कनाडा जाने की तैयारी चल रही थी। ओह, हाँ वो अब नहीं रोकूंगा। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों की जरूरत बहुत लोगों को होती है, पर सब लोग तुम्हारी तरह गलत राह पे नहीं निकल पड़ते। खून किए हैं तुमने, खून। वो विक्रांत ने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया था। जब देखो दारू पीकर कभी भी मेरे घर पर आ जाता था। वो क्या करता मैं? सच में मेरी साइकोलॉजी पूरी खराब हो गई थी। फिर एक दिन उसने मुझे एजेंट मैक वाला राज बता दिया। मैक एजेंट। और जब तुम्हें पता चला एजेंट मैक के किताबों से वो करोड़पति बन गया है, तो तुम्हारे दिमाग में भी जुर्म करने की बत्ती जल गई। हाँ, इतना भरोसा करता था मुझ पर वो। बस उसने इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताई। उसकी अंडरवर्ल्ड वाली दोस्ती वो पिंटू के साथ, पूरे किस्से बताए उसने मुझे। बस यही नहीं बताया कि पैसे कहाँ रखे। तो पैसों के चक्कर में तुमने विक्रांत का खून कर दिया? ना ना ना, वो पैसे मैंने पहले ही चुरा लिए थे। जिस दिन वो दारू के नशे में बहुत धुत था ना, उस दिन। पिंटू को क्यों मारा तुमने? विक्रांत ने उसे बता दिया था कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं। और पिंटू मुझे धमकाया जा रहा था, अगर मैं विक्रांत के पैसे वापस नहीं करूंगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर तुमने पिंटू के दारू में वो ज़ाइरोप्रोफॉर्म केमिकल डाल दिया और उसकी जान ले ली। मजबूर था सर मैं। मेरी गरीबी और मेरे उज्जवल भविष्य के बीच में ना वो दोनों आकर खड़े हो गए थे। मारना पड़ा उन दोनों को मुझे। तुम्हारा उज्जवल भविष्य कितना अंधकार में होने वाला है, इसका कोई आइडिया नहीं है तुम्हें। और वो जो वीडियो मैसेज भेज रहे थे हम लोगों को, उसका क्या चक्कर है? विक्रांत का हाथ फ्रैक्चर था, वो कहानियां नहीं लिख पा रहा था। मैंने उसे एक ऐप के बारे में बताया जो आवाज को लिखाई में कन्वर्ट करता था। वाह, वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। हाँ वही। जब विक्रांत अपनी कहानियों का नरेशन करता था, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं उन्हीं नरेशंस की वीडियोस को रिकॉर्ड करके कानून को गुमराह कर सकता हूं और मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा कि मैं देश छोड़कर निकल जाऊं। फिर मैंने वीडियोस को एडिट करना शुरू किया और आपको भेजना शुरू किया। इतना अच्छा दिमाग अगर सही जगह लगाते तो शायद कनाडा पहुंच भी जाते। पर अब सर प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। मैं आप सबको पैसों से माला माल कर दूं। चुप! तू हमें खरीदना चाहते, सीआईडी को? बहुत पछताओगे तुम। जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना। किए हुए जुर्म का पछतावा करते हैं, तब तक फांसी का ऑर्डर आ ही जाएगा। सीनियर इंस्पेक्टर दया, तुमने सीआईडी की और देश की सेवा की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज से तुम सीआईडी का हिस्सा नहीं हो। सर, आप हर मुजरिम को अपनी बात रखने का मौका देते हैं, क्या ये मौका मुझे नहीं मिलेगा? नहीं दया, क्योंकि तुम जैसे सीआईडी ऑफिसर से ऐसे अपराध की उम्मीद नहीं थी। सर, कानून क्या कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मगर आपको क्या लगता है मैं गुनहगार हूं? जय, मैं क्या सोचता हूं ये मायने नहीं रखता। कानून क्या सोचता है ये जरूरी है। कानून की नजरों में तुम एक गुनहगार हो। ठीक है सर, जब आपने मेरी जिंदगी का फैसला कर ही लिया है तो वैसे ही। मैं अभय कुमार आज 14 तारीख को
ये लोग मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। अगर जो है मेरी वाइफ को कुछ हो गया ना, क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सीआईडी वाले जिम्मेदार होंगे। कल सुबह 2 से 4 मैंने आपको सीआईडी ऑफिसर उससे मारने वाला है। अगर उसको कुछ हो गया, मैं अपने आप को जान से मार दूंगा, जला दूंगा सीआईडी ब्यूरो के बाहर। अभय नाम का आदमी अपने बीवी को बचाने की रिक्वेस्ट लेकर आया था ब्यूरो में। ये वीडियो 4 घंटे पहले वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, इंसाफ वाले पर। आया था क्या? तुम थे ना यहाँ पंकज रात 10 बजे? कोई आया था ना? वो आया था सर, मगर क्या बताया क्यों नहीं तुमने? सर वो अजीब सी बातें कर रहा था सर। मेरा नाम अभय कुमार है और मैं आपको एक होने वाले मर्डर की खबर देने आया हूँ। किसका मर्डर होने वाला है? मेरी वाइफ रूपा का। कौन मारना चाहता है आपकी बीवी को? एक सीआईडी ऑफिसर मारेगा मेरी वाइफ को। अच्छा, आपको कैसे पता कि कोई सीआईडी ऑफिसर आपकी बीवी की जान लेने वाला है? क्या हुआ? अरे पास आओ, सिर्फ कान में बता सकता हूँ। मैंने ना सपने में देखा है कि कोई सीआईडी ऑफिसर मेरी बीवी का खून कर देता है। और तुम्हें पता है मेरे सपने सच होते हैं। हाँ। मुझे तो पहले लगा कि वो कोई प्रैंक कर रहा है, मजाक कर रहा है, और रात में लेट हो गया था ना सर, इसलिए मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया सर। मजाक कर रहा है? अगर उस बेचारी औरत को कुछ हो गया तो क्या? सॉरी सर, मैंने वो नहीं सोचा सर। तो क्या तुम्हारे सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है अभिजीत। कुछ तो होने वाला है इस रूपा के साथ। हेलो हेलो मैम, आप कौन बोल रही हैं? कॉल आपने किया है मुझे, वो भी इतनी रात, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन बोल रही हूँ। मैम, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर? मैं रूपा बोल रही हूँ। किसका मर्डर होने वाला है? मेरी वाइफ रूपा का। रूपा जी, आपके पति हमारे ब्यूरो में आए थे 10 बजे। ये उन्हीं का नंबर है ना? नहीं सर, ये मेरा नंबर है, और मेरे पति तो मेरे साथ ही थे घर पर। वो आपके पास ब्यूरो कैसे आ सकते हैं मिलने? क्या सुबह से घर पे थे वो? रात 10 बजे भी? जी सर, हमने बस अभी डिनर किया और वो पुणे के लिए निकल गए। वो आपसे मिलने कैसे आ सकते हैं? हुआ क्या है ऑफिसर? मैम, आपके पति अभय हमारे ब्यूरो में आए थे। क्या? अभय? सर, ये तो मेरे पहले पति का नाम है, और वो तो जेल में है सर। वो आपसे कैसे मिलने आया? जेल में? जेल में? कौन से जेल में? सेंट्रल जेल में। और आज 4 बजे तो उसे फांसी होने वाली थी। क्या वो जेल से भाग गया या कानून ने माफ कर दिया उसे? रूपा जी, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। क्या बता सकती है किस जुर्म में आपके पति को जेल हुई थी? सर, 4 लोगों का खून किया था उसने। पूरे परिवार को मार डाला था सर। सर, बहुत खतरनाक आदमी है वो। अगर वो जेल से भाग गया तो वो मुझे और मेरे पति विवेक को मार डालेगा। सर, प्लीज हमारी मदद करिए। देखिए रूपा जी, घबराइए मत। ना तो उसकी फांसी कैंसिल हुई है और ना ही आज कोई जेल से भागा है। कोई गंदा मजाक किया है किसी ने। रूपा जी, आप घर पे ही रहिए, मैं आपके घर आता हूँ। और हाँ, जब तक मैं वहां पे पहुंच नहीं जाता किसी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। जी सर। सर प्लीज आप जल्दी आइए सर, प्लीज। और हाँ, आपका ये एड्रेस यही है ना, G4 रुक्मणी गार्डन? ओह गॉड, यानी उसे मेरे नए घर का एड्रेस भी पता है। ठीक है, मैं वहां जल्द से जल्द पहुंचता हूँ। ओके? पूर्वी, दया सर के साथ जाओ। चलो। पंकज,
इस अभय की पूरी कुंडली निकालो। हेलो, सर सेंट्रल जेल में बात हुई है। ये अभय जेल के अंदर ही है सर, और उसको आज 4 बजे फांसी होने वाली है, करीब 1 घंटे बाद। तो फिर अभिजीत वो कौन था जो ब्यूरो में अभय बंद कराया था? सर दरवाजा नहीं खुल रही है, होप अंदर सब ठीक हो। कॉल करो उसे। बेल बजने की आवाज तो आ रही है अंदर, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ जी सर। आप कौन और यहाँ कैसे? सीआईडी। आप लोग कौन? सीआईडी? सर मेरा नाम हरीश है और मैं यहाँ पे काम करता हूँ। वो विवेक सर है ना, उनका मैं सेक्रेटरी हूँ। और ये पायल है सर, मतलब यहाँ पे ये साफ सफाई का काम करती है। पर हुआ क्या है? रूपा जी कहाँ है? वो साहब, मेम साहब तो सो रही हैं। सो रही है? अभी थोड़ी देर पहले उनसे फोन पे बात हुई थी, इतनी जल्दी कैसे सो सकती है? पर वो मेम साहब रात को नींद की गोली लेती हैं सर। तो अब आप लोग को अगर कुछ अर्जेंट काम नहीं है तो प्लीज सुबह आ जाइए। नहीं, अर्जेंट तो है। ये दरवाजे की चाबी है आपके पास या तोड़ना ही पड़ेगा? आप नहीं, तुम जाओ, वो दूसरी चाबी लेके आ जाओ। मैं लेकर आती हूँ। ये लाइट्स इतने डिम क्यों है? ऐसे बिजली सब बंद करके सोती हैं क्या रूपा जी? नहीं सर, लाइट रहती है। 1 मिनट में देख लेता हूँ। जल क्यों नहीं रही है ये? बाकी सारे घरों में तो लाइट है। सिर्फ इसी घर की बिजली कटी है। सर चाबी। खोली। सर मैं अंदर की लाइट एक बार ऑन करके देखता हूँ। सर लग रहा है पूरे घर की लाइट गई है। पूर्वी, हरीश के साथ जाओ और मीटर बॉक्स चेक करो, देखो बिजली क्यों नहीं आ रही। चलिए। रूपा जी का कमरा किधर? सर ऊपर है, मैं उठाती हूँ उन्हें। चलिए। मेम साहब, दरवाजा खोलिए। सीआईडी के ऑफिसर आए हैं, उन्हें आपसे कुछ जरूरी काम है। सर मेम साहब तो जवाब नहीं दे रही हैं। रूपा जी, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। थोड़ी देर पहले फोन पे बात हुई थी आपसे। आप ठीक तो हैं? सर इतनी गहरी नींद में तो मैडम नहीं सोती हैं, हल्की सी भी आवाज से उनकी नींद खुल जाती है सर। जरा आइए बाजू में। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। आप अंदर जाइए। रूपा जी आप ठीक हैं? रूपा जी, कौन है वहां पर्दे के पीछे? चुपचाप बाहर निकलो, चुपचाप बाहर निकलो, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैडम गोली चली।
क्या ठीक है? रूपा जी, पूर्वी, पूर्वी कहाँ हो तुम? पूर्वी, पूर्वी यहां से कोई भागा है, गोली चला के देखो जल्दी। मीम साहब, मीम साहब, रूपा मीम साहब, मीम साहब, क्या हो गया आपको? रूपा मीम साहब, क्या हुआ? ये क्या किया आपने? मार दिया मेरे मेम साहब को। हटिए, मैं जरा रब से दूर रहिए उनसे। आपने ही गोली मारी है ना मेरे मेम साहब को। मत छूइए उन्हें। मेम साहब। हाँ पूर्वी, सर बैकयार्ड में चेक कर लिया, वहाँ कोई नहीं था। आसपास देखा? हाँ सर देखा। घर के अंदर चेक किया? सर घर के अंदर चेक किया, कहीं कोई नहीं था। पूर्वी, तुमने ठीक से चेक नहीं किया होगा। नहीं सर, ठीक से चेक किया है। ठीक है मेम साहब, मैम, she's dead, sir. हम मर गए मेम साहब, और आपके सर ने मारा इन्हें। क्या? एक सीआईडी ऑफिसर मारेगा मेरी वाइफ को। अभिजीत, गोली मैंने नहीं चलाई। झूठ बोल रहे हैं सर, गोली इन्होंने नहीं चलाई है। एक मिनट, आप चुप रहिए, बाहर रहिए, जब तक आपसे पूछा ना जाए कुछ बोलिए मत। प्लीज उधर जाइए। यार दया, एग्जैक्टली क्या हुआ था जब तुम दरवाजा तोड़ के अंदर आए? क्या हुआ था? पूरी बात बताओ यार। कमरे के अंदर गुप अंधेरा था, कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर वहां पर्दे के पीछे पड़ी, किसी के जूते थे, कोई तो था, और उसे कहा कि पर्दे से बाहर निकले, और तभी गोली चलने की आवाज आई। उसी वक्त गोली चलने की आवाज आई, और गोली तुम्हारे गन से नहीं चली? नहीं, किसी और के गन से चली। और तब तक रूपा जिंदा थी कि या मर चुकी थी? पता नहीं यार, मैं वही तो कह रहा हूँ, कमरे में अंधेरा था, कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। क्या साहब, कितना झूठ बोल रहे हो? हाँ, कुछ तो शर्म करो। अगर कमरे में अंधेरा था तो आपको वो जूते कैसे दिख गए? एक मिनट, आपको बोला है ना कि मुंह पे ताला लगा के खड़े रहिए। बात करेंगे अभी आपसे, आप लोग उधर जाइए, उधर खड़े हो जाइए। हाँ दे, उसके बाद क्या? उसके बाद मैंने वो पर्दा हटा के देखा तो वहां पे कोई नहीं था। वो जूते वहीं पर थे, शायद वो खिड़की से कूद कर भाग गया होगा। पूर्वी, तुम वहां बैकयार्ड में ही थी ना जब दया सर ने तुमको आवाज दी थी? कोई था वहां पे? देखा था सर मैंने, कोई नहीं था वहां। तुम ग्राउंड फ्लोर पे ही थी ना उस वक्त? जी सर। शायद पूर्वी के देखने के पहले वो निकल गया होगा अपराधी। दया यार, ये बैकयार्ड बहुत बड़ा है, कम से कम 30-40 सेकंड लगेंगे गेट तक पहुंचने में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूर्वी को उसकी परछाई भी नजर ना आई हो। सर वहां खिड़की के नीचे अच्छे से चेक कर लिया सर, किसी के पैरों के निशान नहीं थे, और गार्डन में भी देख लिया सर, वहां भी कुछ नहीं था।
यार दया, ये खिड़की तो जाम है, अंदर से बंद है बिल्कुल। हाँ, मैंने भी कोशिश की थी खोलने की, बहुत जाम है। अरे जब तुम ही कह रहे हो कि जाम है खिड़की, तो खूनी यहां से कैसे जा सकता है बाहर? अरे यार, तो कहीं और से भाग गया होगा वो। कहां से? तुम यहां खड़े थे इस दरवाजे पे, यहां से तो गया नहीं। इस दरवाजे के अलावा कोई जगह नहीं है, तो गया कहां से यार? अरे यार, ये खिड़की विड़की छोड़ दो, खिड़की ने तो कहीं और से गया होगा। मैं जब बोल रहा हूं कि गोली मैंने नहीं चलाई तो नहीं चलाई। अब हम लोग असली खूनी को ढूंढने के लिए तहकीकात शुरू कर सकते हैं। हाँ, वही कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं। करगी, प्राइमा फेसी एविडेंस क्या कहता है? सर अभी तो इतना ही बता सकती हूँ कि बॉडी में बुलेट पेट से एंटर हुई है, शरीर पर कोई एग्जिट वुंड भी नहीं है। इसका मतलब गोली अभी भी बॉडी के अंदर ही है। यार जब गोली चली थी तो बॉडी की पोजीशन यही थी। अरे यार अभिजीत, मैं तुमसे कह रहा हूं कि कमरे में अंधेरा था, ये रूपा किस पोजीशन में सोई थी मैं नहीं देख पाया। जब तुम अंदर आए तो तुमने पहले ये चेक नहीं किया कि रूपा ठीक है या नहीं? जब कमरे में आया तब खूनी सामने था, तो पहले तो मैं उसे डील करूंगा ना। कमरे में और कोई नहीं था दया, कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, तुम और रूपा। क्या कहना चाह रहे हो कि रूपा को गोली मैंने मारी? मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, जब लाइट आई तब बॉडी की पोजीशन कैसी थी? अरे मैं नहीं देख पाया, तब तक ये पायल आ गई अंदर, इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं देख पाया। बस अब वाह, ये ठीक है। खून आपने किया और अब इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। रूपा, 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 रुकिए, रुकिए। कौन? एक सेकंड, पीछे आइए। ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? साहब, इन्होंने मारा हमारी मैडम को। क्यों? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरी बीवी से? क्या बोलो। ये सबको बाहर आइए, बाहर लेके जाओ। चलिए, एक तो इन्होंने हमारी मैडम को मार दिया, ऊपर से आप अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बाहर चलिए प्लीज। पर ये बेड के पास से ये गोली का शेल मिला है। फैंटास्टिक। अभिजीत, मैंने तुमसे कहा था ना, गोली यहीं से चली है, खूनी यहीं पर था। कर दे, ये तो पता चल ही जाएगा गोली किस गन से चली है। ये तो 9 बुलेट्स हैं, ओनली 10 चाहिए, एक कम है। पता नहीं सर, मैंने चेक नहीं किया। देखो बॉस, रूपा की बॉडी से जो बुलेट मिली है वो, और दया की गन से मैंने जो बुलेट फायर किए वो, दोनों के मार्क्स मैच होते हैं। रूपा की मौत तुम्हारी गन से चली हुई गोली से हुई है दया। ये कैसे हो सकता सर? जब मैंने अपने गन से गोली चलाई नहीं तो रूपा मेरी गोली से कैसे मर सकती है? तो फिर ये क्या है दया? क्या ये? सर जो स्वॉब मैंने दया सर के हाथों से लिया था उसकी रिपोर्ट आ गई है।
क्या है? सर, दया सर के हाथ से गन पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं और रूपा का टाइम ऑफ डेथ भी लगभग वही है जब सीआईडी की टीम वहां रूपा के घर पे मौजूद थी। डीजीपी प्रताप, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। एसीपी प्रद्युमन, मैं एकेडमी में तुम्हारा जूनियर था, लेकिन आज देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया और तुम एसीपी के एसीपी रह गए। गुड फॉर यू प्रताप। आई मीन मेरा मतलब है प्रताप सर। वैसे आप तो जानते ही हैं कि रैंक का बढ़ना सिर्फ ऑफिसर की काबिलियत पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि और भी कुछ चीजें होती है ना जिन्हें मैंने आज तक कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। एसीपी प्रद्युमन, व्हाट डू यू मीन टू से? आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इस पोजीशन पर अपनी काबिलियत की वजह से नहीं हूं, बल्कि चापलूसी करके पहुंचा हूं? अरे मैंने कब कहा आप चापलूसी करके डीजीपी बन गए? मैं तो एसीपी प्रद्युमन, तुम यहाँ सीआईडी की टीम रन कर रहे हो या कोई सर्कस चला रहे हो? सर आप मीडिया की बातों को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंस्पेक्टर अभिजीत, आजकल आपकी याददाश्त ठीक रहती है? नहीं, मेरा मतलब है कोई सिरदर्द की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? नहीं, ठीक है। तो ठीक हो तो सेंस वाली बात करो। तुम्हें पता है आजकल मीडिया जो कुछ भी दिखाता है पब्लिक उस पर विश्वास करती है। और एसीपी, तुम्हारी वजह से होम मिनिस्ट्री ने मेरी गर्दन पकड़ रखी है। अब क्या जवाब दूं मैं उनको? तहकीकात जारी है, बस नतीजा सामने आ ही जाएगा। नतीजा सामने आ चुका है। अरे सिंपल सी बात है, दया की गन से गोली चली है, वो औरत मारी गई है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। और क्या चाहिए? नहीं, दया कहाँ है? बुलाओ उसे। अगर तुमसे नहीं होता ना तो मैं दया को बुला के सस्पेंड कर देता हूँ। है कहाँ वो? देखिए सर, वो आ रहा है, वो रास्ते में है। अच्छा, रास्ते में है, मतलब अब तक आजाद घूम रहा है। उसको हिरासत में क्यों नहीं लिया आपने अभी तक? सर, दया कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जो पीठ दिखा के भाग जाए। जो कुछ भी हो रहा है उसका डट के सामना करेगा वो। हाँ, डट के जेल भी जाएगा वो, पूरे जोर शोर से, ढोल नगाड़े के साथ। डॉक्टर सालुके, यस सर, द एक्सपर्ट, तो क्या कहती है आपकी साइंस? दया निर्दोष है या अपराधी है? वेल सर, अभी तक की सारी रिपोर्ट तो दया के खिलाफ ही है। मतलब भी कंफर्म है कि दया की गन से गोली चली है? जी हाँ सर। अच्छा ये बताओ, दया की जगह इस केस में कोई और इंसान होता और ये सारे सबूत उसके खिलाफ होते तो सर वो अभी तक अरेस्ट हो गया होता। करेक्ट। एसीपी प्रद्युमन, डॉक्टर सालुके ने क्या कहा सुना ना आपने अच्छे से? वो अब तक अरेस्ट हो गया होता। अब ये जो पक्षपात कर रहे हैं ना आप दया को बचाने के लिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं दया की साइड नहीं ले रहा हूँ। लेना भी मत, वरना मुसीबत में पड़ जाओगी। मैं सिर्फ वक्त चाहता हूँ सर। एसीपी प्रद्युमन, आपके बेटे नकुल की मौत के बाद जो मेडल आपको मिला था आपने संभाल के रखा है ना? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी चमक फीकी पड़ने लगी हो? बस बहुत बोल लिया तुमने। रही बात दया की, अगर दया गुनहगार है तो मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। वेरी गुड एसीपी, ऑल द बेस्ट। सीनियर इंस्पेक्टर दया, तुमने सीआईडी की और देश की सेवा की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज से तुम सीआईडी का हिस्सा नहीं हो।
चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े मुझे दया की बेगुनाही साबित करके ही रहूंगा। दुनिया की नजर में शायद होगा वो अपराधी, मगर मेरा दिल जानता है कि वो कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अबे कैसा आदमी था? है? सर ये तो मेरे पहले पति का नाम है। कौन से जेल में? सेंट्रल जेल में। ये अबे जेल के अंदर ही है सर, और उसको आज 4 बजे फांसी होने वाली है। अबे जैसा पंटर मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। ऐसा क्या अलग अनोखा था उसमें? साहब एकदम वैज्ञानिक दिमाग था। हम लोग उसको जेल में न्यूटन खोपड़ी कहते थे। वैज्ञानिक दिमाग? बोले तो कुछ ना कुछ आविष्कार करता रहता था। हाँ? क्या क्या आविष्कार करता था? क्या बनाता था? कुछ तो मशीन टाइप बनाता था। इतना भेजा था कि बड़े बड़े इंजीनियर लोगों को भी फेल कर दे। ये बताओ, जिस दिन फांसी हुई थी उस दिन उसका बर्ताव कैसा था? कोई पछतावा था उसे? डरा हुआ था? नहीं साहब, हंसते हंसते फांसी चढ़ गया। क्या वजह क्या थी इतनी खुशी की उसकी? कुछ बताया था उसने? उसने कुछ बताया नहीं सर। हो सकता है वो जल्द से जल्द इस दुनिया को अलविदा कहना चाह रहा था। जेल में उससे कोई मिलने आता था? नहीं सर, उससे मिलने कोई नहीं आता था। क्या बात है? एक सीआईडी ऑफिसर एक मुजरिम से मिलने आया है? नहीं, एक दोस्त आया है अपने दोस्त से मिलने। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? अब यार इतना तो जानता हूँ तुम्हें, जब भी परेशान होते हो यहीं चले आते हो। सब कुछ खत्म हो गया यार, सब कुछ। इतने सालों की मेहनत, ईमानदारी, सब कुछ एक झटके में निकल गया। कुछ खत्म नहीं हुआ दया। सीआईडी के हाथों आज तक कोई भी मुजरिम बच नहीं पाया है, और इस बार भी नहीं बचेगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये खून मैंने नहीं किया? यार मुझे तुम पे अपने आप से ज्यादा विश्वास है। और वो सबूत, वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। अरे यार तो और सबूत ढूंढ लेंगे ना, जिंदगी भर यही तो किया है। बस तुम हौसला मत हारना। जिस दया की बात कर रहे हैं ना, उसने अब तक 43 गोलियां खाई हैं कानून और न्याय की रक्षा के लिए। 43 गोलियां? इतनी तो मैंने अपनी जिंदगी में चलाई भी नहीं होंगी। लेकिन उसने खाई हैं। कभी हाथ पे, कभी पैर पे, पीठ पे, छाती पे, पूरा शरीर छलनी है उसका। और आपने इतनी आसानी से उसको मुजरिमों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कभी सोचा है सर आपने उस पर क्या गुजर रही होगी? उसकी अपनी टीम उसका साथ नहीं दे रही है। एसीपी प्रद्युमन, चुप कराइए इसे, ब्रेक लगवाइए। ये अपना प्रोटोकॉल भूल गया है। ऐसे कोई डीजीपी से बात करता है भला? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन क्या है ना सर, ये ऐसी बंदूक है ना, इसके बैरल से जो निकली हुई गोली वो रिवर्स नहीं आती सर। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप दया को गुनहगार ठहराने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? इससे तो जो असली मुजरिम है वो बच जाएगा ना। नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कहना चाहते हो कि दया को कोई फंसाना चाहता है। उसने दया से गन छीनी, गोली चलाई और वापस वो गन दया के हाथ में पकड़ा दी है? एक मिनट, क्या कहा आपने? मैंने कहा दया कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, पहलवान है वो। कैसे कोई इतनी आसानी से उसकी गन छीन कर कहीं गोली चला सकता है? इतना तो तय है कि किसी ने दया को फंसाया है, लेकिन जिस किसी ने भी दया को फंसाया है उसे ये कैसे पता चला कि क्राइम सीन पे दया आने वाला है? हम में से कोई और नहीं? सर जब क्राइम सीन पर मैं और दया सर यहाँ से गए, उस वक्त ब्यूरो में हम लोगों के अलावा और कोई नहीं था। किसी बाहर वाले को कैसे पता चला कि क्राइम सीन पर दया सर ही जाने वाला है? पूर्वी, तुम दोनों को रूपा के घर पहुंचने में कितना वक्त लगा होगा? सर करीब पौना घंटा। 45 मिनट्स। तो अगर कोई दया को फंसाना चाहता था
तो इतने कम समय में वो ये सारी तैयारियां कैसे कर सकता था? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एग्जैक्टली एसीपी प्रदुमन, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन ये अभिजीत है ना, ये हमें गुमराह कर रहा है। इसकी बात का यकीन मत कीजिए आप। सर मुझे लग रहा है कि कोई हमारी बात सुन रहा था सर। यू मीन टू से कि कोई टेबल के नीचे छुपा हुआ था और कान लगाकर सब कुछ सुन रहा था। वेरी फनी। हो सकता है सर, हो सकता है। पंकज, जब वो नकली अभय आया था तो कहाँ मिले थे तुम उससे? कहाँ बैठा कहाँ था? सर, ये यहाँ बैठा था सर। ये आपके मुजरिम का कान। मतलब ब्यूरो में कोई बग लगा के चला गया और आप लोगों में से किसी को खबर तक नहीं हुई। कमाल है। सर मुझे लगता है उस मुजरिम के पास हम सबके खिलाफ सबूत हैं। दया की जगह मैं जाता तो मुझे फंसा देता, लेकिन उसने सुन लिया था कि दया आ रहा है, तो इतनी देर में उसने दया को फंसाने की तैयारी कर ली। पूर्वी, दया सर के साथ जाओ। लेकिन तुम उस सबको फंसाने के लिए ये जो सबूत उसके पास हैं, वो उसे मिले कहाँ? ऐसे सबूत तो सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकते हैं। लेकिन कहाँ? यार अभिजीत, मेरे साथ जो होगा सो होगा, पर मेरे लिए तुम जो रिस्क ले रहे हो ना, कल को अगर तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम लग गया है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा यार। क्या बात कर रहे हो यार? दोस्त कहते हो फिर ऐसी बातें भी बोल रहे हो? कुछ नहीं होगा, चल के तुम्हारी बेगुनाही का सबूत ढूंढते हैं। अभिजीत, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। अगर इस नकली भाई ने हमारे ब्यूरो में वो बग लगाया था पूरी जानकारी लेने के लिए, तो क्या उसने पहले से सारे सबूत इकट्ठा कर रखे थे हमारे खिलाफ, हमें फंसाने? एग्जैक्टली दया, गन रेंज से उसने हम सब की बुलेट्स और शेल इकट्ठी कर रखी है। डॉक्टर सालू के यहाँ पे तूने बुलाया? क्या बात कर रहे हो यार, इनको क्यों बुलाऊंगा मैं? क्या सोच रहे हो भाई? ऐसी चीजों के लिए सालूके को किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, आपको पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? भाई मैं तुम दोनों को फोन करता रहा और तुम दोनों का फोन लगातार बंद आता रहा, तो मैं समझ गया बस तुम दोनों अपने अपने फोन ऑफ करके इस गुत्थी को सुलझाने के लिए यहाँ पर आ गए हो। सर, अगर 2 सवालों के जवाब मिल जाएं, तो दया की बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा। पहला, दया ने फायर नहीं किया तो गन पाउडर उसके हाथ पे आया कैसे? और दूसरा, अगर दया ने गोली नहीं चलाई तो उसकी गोली से रूपा की मौत हुई कैसे? तो ढूंढते, दोनों सवालों के जवाब ढूंढते। लेकिन दया, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने आते ही सबसे पहले किस चीज को छुआ और उसके बाद कहां कहां पर हाथ लगाया? सबसे पहले तो मैंने डोरबेल बजाई थी। चलो फिर वहीं से शुरू करते हैं। यहां पर कुछ नहीं है बॉस।
अच्छा दया, तुमने इस जगह के अलावा भी कहीं हाथ लगाया था? और ऊपर दरवाजे के हैंडल पे। यस यस बस अभिजीत, यहां से आया है गन पाउडर दया के हाथ पे। ये गन पाउडर इस नॉब पर पहले से ही लगा हुआ था। ये देखो, दिख रहा है? एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि दया के हाथ पे गन पाउडर कहां से आया। अब बस ये पता चल जाए कि दया के गन से रूपा का खून हुआ कैसे। तो ढूंढते हैं ना अभिजीत, इस सवाल का जवाब भी ढूंढते हैं। तुम एक काम करो, तुम इस बेड पे सो जाओ। सर मैं यहाँ सोने थोड़ी ना आया हूँ। अरे मालूम है यार, लेकिन सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रूपा को गोली किस एंगल से लगी। हाँ, लेट जाओ। अच्छा दया, तुम जब गोली चली तो कहां खड़े थे? यहाँ पर से, इस जगह पे ऐसे। और तुम्हारे हिसाब से खूनी कहां खड़ा होगा? हाँ, सामने खिड़की के पास। वो शायद यहाँ पे ऊपर जूते थे। हाँ। और वो शायद पर्दे के पीछे था। दया, एक काम करो, तुम ये लेजर लाइट अभिजीत के पेट पे वहां मारो जहां पर रूपा को गोली लगी थी। मारो। नहीं बॉस, रूपा को इस एंगल से गोली नहीं लगी। फिर तो सर सारे एंगल से चेक करना पड़ेगा। रूपा को गोली लगी तो लगी कहां से। अरे यार, कहीं से भी 30 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। वो एंगल जिस एंगल से रूपा को गोली लगी है। सर रूपा को गोली पेट में लगी है और 30 डिग्री से एंगल तो तभी बनेगा जब कोई ऊपर से मारेगा। मतलब अगर वो यहाँ लेटी थी तो जहाँ दया खड़ा है, अगर वहां से थोड़ा हाथ आगे करके मारेगा तो सीधा 30 एंगल बनेगा। राइट। अभिजीत, उस रात मैं यहाँ पर था सामने। अगर खूनी यहाँ पर होता तो मुझे दिख जाता। और जहां तक मुझे याद है वो वहां पर पर्दे के पीछे था। यार उतनी दूर उसे कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। बिल्कुल एंगल तो यही बन रहा है, खूनी को यही होना चाहिए। मगर मैंने उसको वहां पर देखा, उस वहां पर्दे के पीछे, यहाँ पर जूते यहाँ पर थे और वो यहाँ पर खड़ा था ऊपर। नहीं यार, वहां से तो एंगल हो ही नहीं रहा। 30 डिग्री एंगल से गोली चली है ना, उधर से तो हो ही नहीं सकती। हाँ यार, जो मैंने उस रात देखा मैं वो बता रहा हूँ। अरे यार, तो फिर गोली कहां से चली? ऊपर से चली कि नीचे से चली? ये कैसी आवाज? यार ये स्विच ऑन करने से शुरू हुई आवाज। ऐसा लग रहा है कुछ मशीन चल रही है कहीं। ये कैसी मशीन है? कोई कपड़े धोने की मशीन तो नहीं है? ठीक है, ऐसे ही गोली चली उस रात भी यहाँ से।
यहाँ बेड पे भी कुछ मुझे वाइब्रेशन महसूस हुई थी। हाँ डॉक्टर साहब, आप ठीक तो हैं? फिर चले। गोली कौन चला रहा है? एक मिनट दया, हाँ? यहाँ पे आना, जहाँ उस दिन खड़े थे तुम। अभी उधर से आए थे, यहाँ पे आना जरा। यहीं पे गड़बड़ है, यहीं पे कुछ ट्रिगर पॉइंट है दया। उस रात भी तुम यहीं खड़े थे। हाँ, और जब से मैंने ये स्विच ऑन किया है, जब तुम यहाँ पर आते हो गोली चलती है। इसको निकालो जरा, ये कारपेट। ओह माय गॉड, ये है गोली का राज। इस पैडल पे जैसे ही तुम्हारा पैर पड़ा, गोली चली। ये 30 डिग्री है तो ऊपर से बनेगा या फिर नीचे से, बेड के नीचे से। ये देखो, ये है वो मैकेनिज्म जिससे गोली चलती है। तो शायद ये रूपा पेट के बल सोई थी बेड पे जब मैंने उस टाइल के ऊपर पैर रखा। जैसे तुमने टाइल्स पे पैर रखा, गोली चली और सीधा उसके पेट में घुस गई। राइट। और हम सोच रहे थे कि गोली कहीं ऊपर से चली है और एग्जिट वुंड है नहीं, इसलिए गोली पेट में मिली है। इसलिए हमने नीचे से गोली चलने के बारे में सोचा ही नहीं, होता हकीकत ही नहीं की। दोनों सवालों के जवाब मिल गए हैं और दोनों में तुम बेकसूर हो। जिस किसी ने भी ये किया है, बहुत गहरी साजिश की है उसने। किसी सीआईडी ऑफिसर का इस तरह गैरकानूनी तरीके से क्राइम सीन में घुस जाना ठीक बात नहीं है। सर, मैं जानता हूं मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा है, पर ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त हमें यही सिखाया गया था कि सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है असली खूनी को पकड़ना। अच्छा, मेरी गन। थैंक यू। नकली अभय बन के ब्यूरो क्यों आया था? ओह, तो ये सब तुम्हारा किया था? गन रेंज से गोलियां चुरा कर क्यों फंसाया दया सर को? ब्यूरो में बग क्यों लगाया तूने? हाँ? अपने किसी मकसद से या किसी और के कहने पर? मैंने कहा था ना, मेरे सपने सच हो जाते। आज ना मैंने अपने ही मौत का सपना देखा है। क्या? इसे खा लिया। उसको हॉस्पिटल लेके चलते। कोई फायदा नहीं, ही इज डेड। लगता है सिर्फ एक प्यादा है, किसी के इशारे पे कर रहा था ये सब। इसका फोन चेक करते, शायद कुछ मिल जाए। इसके इशारे पे सब कर रहा था। सर, पता चल गया खूनी कौन है। तो बताइए सर, हमें यहाँ क्यों बुलाया? पर इन्हें अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा? मेरी मरी हुई पत्नी को इंसाफ मिलेगा या नहीं? मिलेगा मिस्टर विवेक, जरूर मिलेगा, लेकिन असली खूनी को जेल भेजने के बाद, जो इस वक्त यहीं पे मौजूद है। तो कहना क्या चाहते हैं आप? इन्होंने रूपा का खून नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं मारा। किसी ने सीआईडी ऑफिसर्स के फायरिंग रेंज से गोलियां चुराई ताकि रूपा को मार के हमें फंसाया जा सके। लेकिन हम में से गन रेंज के आसपास कोई गया ही नहीं, फिर खूनी यहाँ कैसे हो सकता है? खुद नहीं गए, मगर नकली अभय को भेजा।
अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए। नकली अब तो कहाँ है नकली अब? बुलाइए उसे। एक्चुअली वो भी मर चुका है। क्या बात है हरीश? बहुत तकलीफ हो रही है अभय की मौत की खबर सुन के? तकलीफ क्यों नहीं होगी? इसका भाई जो था। सर, ये देखिए सर, ये हरीश की अलमारी में क्या मिला? अच्छा, तो इस वैज्ञानिक यानी असली अभय की डायरी है। तो नए नए आविष्कार करता था। फर्श पे लगे टाइल के नीचे लगा हुआ वो मैकेनिज्म, वो असली अभय का बनाया हुआ था। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? हैं? तुम्हारे दांतों का मैकेनिज्म बदलना है अभी। अभय सर हमारे आइडल थे, एक नेक इंसान। उन्होंने मेरी और मेरे परिवार की इतनी मदद की है ना सर, ना जाने कितने एहसान है उनके हम पे। जब कानून ने अभय सर को फांसी की सजा दी तो हमें ये बहुत बड़ी नाइंसाफी लगी। वाह रे वाह, तुम दोनों को नाइंसाफी लगी। 4 मासूम लोगों का खून किया है उसने, अपने दोस्त सुमित के पूरे परिवार को मार डाला, और तुम कह रहे हो नाइंसाफी हुई? हैं? नहीं मारा था सर उन्होंने सुमित के परिवार को, वो तो बेचारे गलत समय पे गलत जगह पे मौजूद थे। उनकी जान ली हमारे सिस्टम ने, एक निर्दोष को फांसी की सजा दी है। हमें विटनेस बनाकर हमारे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के उनके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया है सर। जज साहब ने भी यही कहा था सर कि सारे सबूत उनके खिलाफ है, इसलिए उनको फांसी की सजा दी जा रही है, जबकि अभय सर के पास सुमित के परिवार को मारने का कोई मकसद ही नहीं था सर। अब आप ही बताइए सर, ये गलत नहीं है क्या? इसलिए हमने एक प्लान बनाया कि एक सीआईडी ऑफिसर को ही खून के इल्जाम में फंसाएंगे, और फिर सारी दुनिया तमाशा देखेगी कि कैसे बिना मारने के मकसद से सबूतों के आधार पे उसे सजा मिलेगी या नहीं। ये काम सही तरीके से भी तो किया जा सकता था, पिटीशन फाइल कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने एक निर्दोष की जान ले ली। कोई निर्दोष नहीं थी सर वो। अभय सर के जेल जाते ही 2 महीने में दूसरी शादी कर ली रूपा ने। रूपा ने सुमित के परिवार को मारकर अभय को जेल भेजने की साजिश रची ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए और वो एक अमीर आदमी से शादी कर ले। शातिर औरत थी सर। ना सिर्फ तुम दोनों ने रूपा की हत्या की, बल्कि इंस्पेक्टर दयानंद जैसे एक नेक और जाबाज सीआईडी ऑफिसर की गरिमा पर कीचड़ उछाला। कानून तो तुम्हें सख्त से सख्त सजा देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.